नमस्कार, आप देख रहे हो ऑन पॉइंट भारत। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। जब भी हम आई चेकअप करवाने जाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये डॉक्टर हमसे कुछ पढ़वा के क्यों देख रहे हैं या कोई एक्टिविटीज़ क्यों करवा रहे हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जो जवाब है आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ इस वीडियो में शंकरा हॉस्पिटल के डॉक्टर नूर जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होते हैं, ऑप्टोमेट्री क्या होती है, आई चेकअप हम जब जिनसे करवाने जाते हैं तो किस तरह की वो एक्टिविटीज़ करवाते हैं या फिर जो ऑपरेट करवाते हैं। तो ये सब बहुत सारे सवाल हैं जो आपके भी मन में होंगे और हमारे भी मन में है, तो हम उनसे पूछते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन पॉइंट में। थैंक यू। सर, पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। थैंक यू मैम। मेरा नाम डॉक्टर नूर है। मैं शंकरा आई हॉस्पिटल में पिछले 10 सालों से हूँ और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ जो ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर पीएचडी किया हूँ। मैं ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ और इस तरीके से मेरा वर्क एकेडमिक्स एज वेल एज पेशेंट केयर दोनों में है। ओके। सर, जो ऑप्टोमेट्री वर्ड है बहुत हैवी वर्ड है, ठीक है। तो ये सब हम ऐसे वर्ड जो हम डेली लाइफ में नहीं सुनते। हम जब भी बात करते हैं कि हमने आई चेकअप करवाने जाना है तो हम डॉक्टर के पास आई चेकअप करवाने जा रहे हैं, बट वी डोंट से कि हम ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास या ऑप्टिशियन के पास आई चेकअप करवाने जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ ऑप्टोमेट्री? ट्रू, ये बात बिल्कुल आपने सही बोला कि जब हम आई टेस्ट कराने जाते हैं तो हमें लगता है कि सब डॉक्टर ही हैं। इस कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्टोमेट्रिस्ट ये क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ ये लोग होते हैं और हर हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाएंगे। कुछ कंट्री में इन्हें डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री कहा जाता है। तो ये आई के ऐसे डॉक्टर हैं जो आपकी आई की टेस्ट करते हैं, चश्मे का नंबर ये देते हैं, जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, एलर्जी है, जो आई के और भी टेस्ट हैं वो करते हैं और ज़रूरत पड़े तो ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रिफ़र करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं, जो सर्जरीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं। और आपने पूछा ऑप्टिशियन, जो कि चश्मे के शॉप पे होते हैं, उनका रोल होता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन चश्मे का नंबर जो ऑप्टोमेट्रिस्ट के थ्रू आया है उसको एनालाइज करें और पेशेंट को या फिर लोगों को सही चश्मा फ्रेम सिलेक्शन में हेल्प करें। ओके। सर, हम आई केयर की बात कर रहे हैं तो आइज़ के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आजकल हम देखें बहुत छोटे छोटे बच्चों को छोटी एज में ही चश्मे लगे हुए हैं और बहुत बड़ी एज तक भी लोगों को चश्मे, चलो वो तो कहते हैं कि उम्र के साथ साथ लग जाते हैं, लेकिन बच्चों को भी आज जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। कईयों को आइज़ में रैशेज़ होते हैं, कईयों को कुछ प्रॉब्लम निकल रही है और बचपन से चश्मे लग रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स इंडिया में क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं? बहुत सी चीज़ें हैं इंडिया में। एक तो एजुकेशन, आई अवेयरनेस या आई केयर का अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस भी आप देखो बहुत कम है। बहुत से मिथ्स हैं, बैरियर्स हैं लोगों के पास। शायद एक फियर होता है कि आई टेस्ट के लिए जाएंगे या हेल्थ चेकअप के लिए जाएंगे तो कुछ ऐसी बीमारी निकल ना जाए या फिर बहुत खर्चा होगा। हर चीज़ों का है, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आई टेस्ट इतना महंगा नहीं है। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जहाँ पे आपका नॉमिनल रेट में आई टेस्ट हो सकता है और एक बेसिक रूटीन आई एग्जामिनेशन से बहुत से प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकते हैं जो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों की जो आई की प्रॉब्लम है, प्लीज़ उसे इग्नोर ना करें। बच्चा अगर आपको बोल रहा है कि आँख में खारिश हो रही है या फिर आँख लाल है, उसको नहीं दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो झूठ बोल रहा हो या फिर कोई बहाना कर रहा हो। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, यूजली वो अपनी प्रॉब्लम्स ऐसे ही नहीं बोलते हैं। तो हमें एज अ पेरेंट्स या टीचर हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि शायद उसकी कोई प्रॉब्लम होगी। एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट से बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ओके। सर, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में इतने कौन से प्रतिशत लोग हैं जिनको आईसाइट की प्रॉब्लम है या आईसाइट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनको चश्मे लगे हुए हैं? तो क्या नंबर क्या है एक इंडिया में? फिगर वैरी करता है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से जो प्रिवलेंस है वो एशियन कंट्री में 20 से 30 है। हर जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, जो कि मैं मायोपिया की बात कर रहा हूँ जिसमें चश्मे का नंबर आता है। इसके अलावा और भी डिजीज़ेज़ हैं एल्डरली बूढ़े लोगों में, जो कैटरैक्ट, मोतियाबिंद या फिर नज़दीक की प्रॉब्लम आती है। तो आप देख सकते हैं हर इंसान को 40-50 के बाद चश्मे का नंबर आना है। आई की प्रॉब्लम्स ये हो सकती है, एक सीजनल एलर्जी होती है, वो भी एक कॉमन है।
फ्लू आपने सुना होगा कि एक रिकरेंट होता है, तो ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशंस कौन करेगा? एक स्पेशलिस्ट ही करेगा। सो आई केयर की जो नीड है ज़्यादा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ रही है हर साल। जो चीज़ें हैं वो और कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, तो फिगर नंबर में बताना शायद पॉसिबल नहीं होगा, बट या रीज़न टू रीज़न डिजीज़ेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और इन सब में रिफ्रैक्टिव एरर, मोतियाबिंद, ये एक ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके लिए गवर्नमेंट या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सारे इसके पीछे लगे हुए हैं कि ताकि इसको मिनिमाइज़ कर सकें। बिल्कुल, मिनिमाइज़ की तो बात है, बट इंडिया में ना सर बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं। ठीक है, इंडिया में जो लोग होते हैं वो अपने आप ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और वो कई सालों से वही चीज़ को सोच रहे हैं और जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम 25 के हो गए तो उसके बाद हमारा नंबर नहीं बढ़ेगा, वो स्टेबल हो जाता है। मतलब एक एज के बाद, या फिर हम अगर घास पर चलेंगे तो हमारी आई साइट अच्छी हो जाती है, हम गाजर खाएंगे या गाजर का जूस पियेंगे तो हमारी आई साइट अच्छी हो जाती है। तो ये सब मिथ्स जो है सही है, गलत है, क्या है इसके बारे में ज़रूर देखिए, हर चीज़ के बीच में शायद एक लॉजिक होगा। अगर हम घास पे चल रहे हैं, मे बी अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ रहे हैं, तो एक हेल्दी हैबिट्स हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। डायरेक्टली इसको हम आई के साथ कोरिलेट करें तो इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि गाजर खाने से आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा या उतर जाएगा। ज़रूर है कि आपका रेटिना या आई की कुछ चीज़ें हैं, जो सेल्स हैं, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, सो वो हेल्दी होंगे। और जो आपने बात किया कि 25 के बाद नंबर स्टेबल होना, कुछ हद तक ये सही है, बट हर केस में ऐसा नहीं है कि नंबर स्टेबल हो ही जाएगा। सो आपको केस टू केस देखना पड़ेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि एक साइंटिफिक टेस्ट जो आई एग्ज़ामिनेशन है, रूटीन, वो हमारी ज़रूरत होनी चाहिए, ताकि पता चले कि जो हम हैबिट्स या जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ों को हम डिले करते हैं और डिजीज़ बढ़ जाती है, या कुछ प्रॉब्लम्स इतनी सीरियस हो जाती है कि या तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है मैनेजमेंट ट्रीटमेंट का, या फिर वो कभी ट्रीट होने लायक भी नहीं रहती है। हाँ। सो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, सिर्फ आई के लिए नहीं है, डिजीज़ या आई बॉडी के हर डिजीज़ के लिए यही कहानी है। ओके सर, जैसे कहते हैं कि जो हमारी आइज़ हैं उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसे इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं आइज़ के रिलेटेड। ठीक है, चश्मा होना, रैशेज़ होना, ये अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया में अभी भी आइज़ के रिलेटेड एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो क्या है? बिल्कुल, चश्मे के अलावा काला मोतिया हो सकता है, जिसको हम ग्लौकोमा बोलते हैं। आई का प्रेशर बढ़ता है, हमारे नर्व्स में चेंजेस आते हैं, डैमेज होता है, और इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक नहीं होती है। आप प्रेशर कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे वो दवा से या सर्जरी से, बट एक बार जो रेटिना डैमेज हो गया वापस नहीं आता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जो कि काला मोतिया हो गया। सफ़ेद मोतिया, जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं, चिट्टा मोतिया, इसकी सर्जरी सक्सेसफुल है, लेंस चेंज होता है और दोबारा से हो सकता है। तो अगर आईज़ सफ़ेद किसी की दिख रही है तो ध्यान रखें कि शायद वो चिट्टा मोतिया है और ऑपरेशन से वो ठीक हो सकता है। उसको डिले ना करें, जितना ज़्यादा डिले करेंगे प्रॉब्लम्स को, सर्जरी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी और रिज़ल्ट आउटकम उसका उतना ही ख़राब या कम होगा। सो ये कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा शुगर, बीपी, ये सारे की वजह से आई पे इफ़ेक्ट आने लगा है, और रेटिना इसमें भी डैमेज होता है। तो रेटिनल प्रॉब्लम्स थोड़ा सीरियस है। स्क्रीनिंग करते रहें। अगर आप सर्टेन एज 40-50 आपकी एज हो रही है तो आप एनुअल हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं, उसमें आई का असेसमेंट, आई टेस्ट होना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल है जो मुझे लगता है बहुत लोगों का होगा, कि चश्मा उतर सकता है कभी लाइफ में, जिसको लग गया और बहुत ज़्यादा नंबर है उसका? देखिए, अगर खुद से बोले तो शायद नहीं, उसका प्रोसेस है सर्जरी के थ्रू, जिसको हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी, लेसिक आपने सुना होगा, उसके थ्रू चश्मा ज़रूर लग सकता है। हाँ, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम स्ट्रेस में देते हैं, स्ट्रेन में देते हैं, रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ में देते हैं, तो वो नंबर टेम्पररी कुछ टाइम के बाद मिनिमाइज़ हो सकते हैं। जो हमारा नंबर है, स्पेशली जिसको मायोपिया बोलते हैं, वो बढ़ता है विथ एज। सो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑप्टोमेट्री में इसका सोल्यूशन है कि
किस तरीके से सही चश्मे का नंबर दें कि नंबर बढ़े ना। इसके अलावा कुछ लेंसेज होते हैं, आजकल जो ग्लासेस आ गए हैं जो नंबर को बढ़ने नहीं देते हैं, उसको ग्रोथ, आई के ग्रोथ को स्टेबल करते हैं। सो इसलिए आई टेस्ट लोगों के लिए ऐसा है कि जब भी आई टेस्ट कराएं एक क्वालिफाइड पर्सन से कराएं। जहाँ पे भी जाएं, चाहे वो चश्मे की शॉप हो, हॉस्पिटल्स हो, आप ज़रूर पूछें, ये आपका हक है कि वहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट है कि नहीं है, ऐसा लाइसेंस या क्वालिफाइड पर्सन, प्रोफेशन है जो कि आपकी आई टेस्ट कर सकता है। आप ऐसे वैसे को आई टेस्ट बिल्कुल ना कराएं। इससे क्या होगा कि चश्मे का नंबर आप जो आपके हिसाब से है वो आप नहीं पहन रहे हो, तो आई पे स्ट्रेन रहेगा, आपको हमेशा ही चश्मे से प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है कि आपको कोई डिज़ीज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो ठीक ना हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम्स हो जाए। तो उन सब को अवॉइड करने के लिए आपको एक क्वालिफाइड पर्सन से ही आई टेस्ट करानी चाहिए। जैसे सर आपने सर्जरी का भी जिक्र किया है इसमें कि आप सर्जरी करवा सकते हो, और बहुत सारे लोग हैं जो सर्जरी करवा रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी न्यूज़ भी आती है, बातें भी सुनने को मिलती हैं कि सर्जरी कराने के बाद दोबारा चश्मा लग गया, सर्जरी कराने के बाद कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई आईज़ में, दोबारा से इशू हो गया। तो लोगों को आप ये भी बताइए कि सर्जरी करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए, या करवानी है तो किस तरह से करवानी चाहिए? बिल्कुल, देखिए हर चीज़ का कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, कुछ फ़ायदे हैं तो उसके साथ कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो वो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को अवेयर होना चाहिए कि आप जो जिस चीज़ की सर्जरी करा रहे हो उसके फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसान तो नहीं है। ये आपका हक है कि जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो आप उनसे पूछो इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, और फिर आपको एनालाइज़ करना है कि इफ़ेक्ट वर्सेस साइड इफ़ेक्ट्स कि क्या है, क्या नंबर वापस आ सकता है, उसके पीछे के कुछ रीजंस होते हैं। आपका अगर आई को प्रॉपर टेस्ट किया गया तो जिसमें कि पावर का स्टेबल होना, आपकी आई कितनी हेल्दी है, पहले से कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कॉर्निया का थिकनेस कितना है, ये सारी चीज़ें अगर टेस्ट कर रहे हैं तो शायद सर्जरी सक्सेसफुल हो। नहीं तो बहुत बार देखा गया है कि एक लाइफ लॉन्ग ड्राइनेस होती है इस ऑपरेशन करने के बाद। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि आँख से पानी आ रहा है, बहुत से लोग को ग्लेज की प्रॉब्लम आने लगती है, नाइट ड्राइविंग डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इन सब को आपको अवॉइड करने के लिए प्रॉपर टेस्ट अच्छी जगह से ही आप असेसमेंट कराएं या फिर अपनी सर्जरी कराएं। ओके, बिल्कुल, मतलब एनालिसिस के बाद ही आप कोई भी स्टेप उठाएं, ऐसे अपनी मर्ज़ी से या किसी भी डॉक्टर से पूछ के ना करें। तो सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट बनना, लेकिन दे डोंट नो कि किस तरह से वो इस फील्ड में आ सकते हैं, दे डोंट नो कि किस तरह से क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या उनको +2 में क्या कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए, आगे किस तरह से वो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हैं, उसके बारे में भी बताइए सर। बिल्कुल, ऑप्टोमेट्री एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। 12th के बाद आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अभी डिफरेंट गाइडलाइंस हैं। 60% मिनिमम होना चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटी 50% पे भी ले लेती है। सो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ऑप्शनल हो सकता है, विथ मैथ भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये हर डोमेन के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं विद द साइंस बैकग्राउंड। और ये 4 साल का प्रोग्राम होता है जिसको बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री करते हैं। जिनको भी ऑप्टोमेट्री करना है प्लीज़ ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसे इंस्टीट्यूट पे ही ज्वाइन करें जो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं। इस नाम से कोई और प्रोग्राम में आप बिल्कुल ना जाएं। डिप्लोमा 2021 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको बंद कर दिया है। सो अगर कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज डिप्लोमा चला रहा है, प्लीज़ उसको अवॉइड करें, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आप एक टेक्नीशियन, आप असिस्टेंट, एक अलाइड की तरफ वर्क करना पड़ेगा। आपको ऑप्टोमेट्रिस्ट के असिस्टेंट के तौर पे वर्क करना पड़ेगा। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, प्लीज़ अपने आप को एजुकेट करें और देखें कि कहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हो, वो कॉलेज में किस तरीके की क्लिनिकल ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि ऑप्टोमेट्री इज़ अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड प्रोग्राम जहाँ पे पेशेंट केयर की नॉलेज होनी चाहिए आपको इंडिपेंडेंटली, या आपको इतना ट्रेनिंग मिले कि आप हर तरह के केसेस, आई की प्रॉब्लम्स को मैनेज कर पाओ। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस साल तक ऑप्टोमेट्री, यानी कि 2025 तक ऑप्टोमेट्री 4 साल का प्रोग्राम है।
2026 से ऑप्टोमेट्री 5 साल का प्रोग्राम हो चुका है। ऑप्टोमेट्री और इस ऐसे 4 और प्रोफेशन हैं जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 साल के लिए डिक्लेयर कर दिया है, तो इट हैज़ टू बी 5 ईयर्स। तो ये एक गोल्डन ईयर है जिसमें 4 साल में ही आप ऑप्टोमेट्री कर सकते हो। ओके सर, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में जो ऑप्टोमेट्री ऑफर करते हैं, क्योंकि हर कॉलेज तो नहीं करवा सकता क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड है, आपको कुछ रिकग्निशंस भी चाहिए। तो कौन से कॉलेजेस हैं ऐसे पंजाब में स्पेसिफिकली जो ऑप्टोमेट्री ऑफर कर रहे हैं? बिल्कुल, ऑप्टोमेट्री के लिए बहुत से कॉलेजेस हैं इंडिया में और अच्छे कॉलेजेस हैं। आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी आपकी यूजीसी रिकग्नाइज अप्रूव्ड होनी चाहिए। उस यूनिवर्सिटी का किसी क्लिनिकल टाइप कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। आपने ये पूछा तो मैं आपको बता दूं, अभी हम पंजाब में हैं। पंजाब में सिटी यूनिवर्सिटी जिनका कोलैबोरेशन शंकरा आई हॉस्पिटल के साथ है। शंकरा आई हॉस्पिटल जो 14 हॉस्पिटल्स का एक ब्रांच है, हर साल वो 1.5 लाख फ्री सर्जरी कर रहे हैं, प्लस ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का उनको आई केयर में एक्सपीरियंसेस है और हर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जिन पे बच्चों को ट्रेनिंग हैंड्स ऑन मिलता है। यानी कि उनके पास कॉलेज भी है और कॉलेज के साथ साथ हॉस्पिटल है। कॉलेज में उनको क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलती है, हॉस्पिटल्स में उनको ऑब्जर्वेशन करने का और इंटर्नशिप में फुल फ्लेज पेशेंट देखने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से एक पंजाब में मैं एक नाम मैं ले सकता हूँ, तो वो सिटी यूनिवर्सिटी और शंकरा आई हॉस्पिटल का ऑप्टोमेट्री प्रोग्राम। और मेरे ख्याल से इंडिया का इकलौता ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री मिलेगा, मास्टर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री मिलेगा, पीएचडी इन ऑप्टोमेट्री मिलेगा। और एक और आप सब के लिए, जो लोग अगर आपने डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री किया होगा 2021 से पहले, तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ है इस यूनिवर्सिटी में कि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में। तो हमारे पास लैटरल एंट्री मोड भी अवेलेबल है उन लोगों के लिए, उन प्रैक्टिसिंग ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए या प्रैक्टिसिंग टेक्नीशियंस के ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए जो चाहते हैं कि ऑप्टोमेट्री कर रहे हैं बट किसी वजह से अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो सिटी यूनिवर्सिटी वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। सर, जैसे आपने सिटी यूनिवर्सिटी का जिक्र किया कि सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रहा है ये कोर्स, तो ऐसे में सिटी यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा प्रेफरेबल है या प्रैक्टिकली भी उनको एक्सपोजर दिया जाता है? और किस तरह से? जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सिटी यूनिवर्सिटी या हमारे पास जो करिकुलम जो ऑप्टोमेट्री का है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो अप्रूव किया है वो स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते हैं। तो थ्योरेटिकली तो नो डाउट हम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी आपको अगर पता होगा, यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे इलेक्टिव्स सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को एज अ ह्यूमन, एज अ प्रोफेशनल, एज अ सिटीजन ग्रो करने में हेल्प करता है। सो लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, लॉट ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा जब ये शंकरा जाते हैं वहाँ पे इनको आई केयर की थ्रू आउट इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलती है, जहाँ पे टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं, टीम ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, पीएचडी और प्रोफेसर्स हैं जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं और एक्सपीरियंस हैं, जिनकी वजह से बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज, सारी स्किल्स मिलती है। सो आई गेस दिस इज़ द फोर्टे ऑफ दिस कोलैबोरेशन। ओके, जैसे हम लाइसेंस की भी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स को बिना लाइसेंस के दे कांट प्रैक्टिस, तो उनको लाइसेंस भी होना चाहिए उनके पास। तो ऑप्टोमेट्री में ऐसे कौन सा लाइसेंस है जो वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है? कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं या प्रैक्टिस करने के बाद दे वांट कि हम इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, तो वो कैसे काम कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी तक टू बी ऑनेस्ट ऑप्टोमेट्री में ऐसे रेगुलेशंस नहीं था कि उनको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेना पड़े गवर्नमेंट के थ्रू, बट प्राइवेट एसोसिएशन ज़रूर थे जो कि लाइसेंस दे रहे थे। बट इस साल से मैंडेटरी हो गया कि हर ऑप्टोमेट्रिस्ट को यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के बाद अपने डिटेल्स पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी, जिसको हम नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स पोर्टल बोलते हैं। वहाँ पे अपलोड करें, लाइसेंस मिलेगा। वो लाइसेंस के बेसिस पे जिस स्टेट में वो प्रैक्टिस करना चाहता है वो प्रैक्टिस कर सकता है। ओके, सो इस तरीके से मैंडेटरी हो गया है कि आप ऑप्टोमेट्री भी एक रेगुलेटेड प्रोग्राम है, लाइसेंस है उनके पास, और
उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, आई केयर के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको वो स्ट्रांगली उसको सॉल्व करे या इंडिया को एक अलग लेवल पे लेके जाए। आई गेस ये ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो डिप्लोमा करके या ऐसे ही कोई भी डिग्री लेकर दे आर ऑप्टिशियंस और वो लोगों का चेकअप कर रहे हैं और आई गेस उनको गलत नंबर दे रहे हैं। तो लाइसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना कि अब इसमें क्या होगा कि आपके पास अगर वैलिड डिग्री नहीं है या वैलिड रजिस्ट्रेशन नहीं है, लाइसेंस नहीं है, सो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा कि जो डिप्लोमा कर रखे हैं उनके पास सही टाइम है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें, क्योंकि अभी बहुत जल्द उनके जो राइट्स हैं डिफ़ाइन होंगी। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या कर सकते हैं, ऑप्टिशियन क्या करेंगे, डिप्लोमा या असिस्टेंट है वो क्या करेंगे। सो उन सब को अवॉइड करने का, एंड पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा कि जहाँ पे जा रहे हैं आप क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट से ही अपनी आई टेस्ट या फिर जो आपका चश्मे की जो टेस्ट हैं उनसे ही कराएं। सो ऑप्टोमेट्री मुझे लगता है कि अब रेगुलेट होने की वजह से बहुत चेंजेस आने वाला है। बिल्कुल। सर, जैसे आपने गवर्नमेंट का बहुत बार जिक्र किया कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो हेल्थ केयर में गवर्नमेंट क्या रोल निभा रही है, क्या रोल प्ले कर रही है? अभी कमीशन आया है, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन। ऑप्टोमेट्री को हेल्थ केयर में रखा गया है। बहुत से लोग सोचते हैं ऑप्टोमेट्री पैरामेडिकल है या अलाइड हेल्थ है। प्लीज़, ऑप्टोमेट्री एक हेल्थ केयर प्रोग्राम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऑप्टोमेट्री को घोषित कर दिया कि ये इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आप अपना खुद का क्लिनिक खोलें, खुद का शोरूम खोलें या आई केयर प्रैक्टिस जहाँ पे भी है, आप जिस शहर में भी आप अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। सो ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट जॉब्स अब आने लगे हैं और आ रहे हैं हर स्टेट्स में, हर सेंटर्स पे, हॉस्पिटल्स में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो एक अच्छी खबर है कि आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन ऑप्टोमेट्रिस्ट हर सेक्टर में जा सकते हैं। ओके सर, जाते जाते अब स्टूडेंट्स को या लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो लोग भी कंफ्यूज हैं कि 12th के बाद करें क्या, और अगर आप इंटरेस्टेड हो पेशेंट केयर, हेल्थ केयर में, तो आपके लिए ऑप्टोमेट्री इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पे आप आई केयर की प्रॉब्लम्स जो कि बढ़ने ही वाली है, आपकी डिमांड हर सेक्टर में है, चाहे वो आप विलेज में हो, सिटी में हो या किसी जगह पे, इंडिया में, अब्रॉड, हर जगह ऑप्टोमेट्रिस्ट या आई केयर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। सो आप उस डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हो और इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। आप हर सेक्टर में कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इनोवेशंस में या आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं रिसर्च के लिए, तो आप रिसर्च साइंटिस्ट आप बन सकते हो। एकेडमिशियंस, आप पीएचडी करके प्रोफेसर्स भी बन सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए वैराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वो बहुत कुछ कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग विद अस। तो आई गेस आपके जितने भी डाउट्स थे रिगार्डिंग ऑप्टोमेट्री की, आपको अगर डिग्री करनी है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं उसके लिए, नहीं है, या फिर आपको आई केयर के लिए कुछ जो डाउट्स थे वो भी इस वीडियो ने आपको क्लियर कर दिए होंगे। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।